हेलो दोस्तों। करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे विशेषण सूचक वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। विशेषण का मतलब हुआ जब कोई व्यक्ति या वस्तु का कोई रूप, रंग, गुण, दोष को बताना होता है, मतलब उसके, तो हम इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो स्वागत है आपका। इस विशेषण सूचक वाक्य के लिए 2 वीडियो बनाने का प्लान है। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे गुण, दोष, रूप या रंग। उम्र से रिलेटेड, तो उम्र को कैसे बताते हैं किसी सेंटेंस में, किसी व्यक्ति या वस्तु की उम्र को कैसे बताना होता है, उसके लिए हम इसके बाद दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष, रूप या रंग बताना हो, नहीं, या उसके साइज को बताना हो, तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सिंपल स्ट्रक्चर है। जब कोई भी आपको किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रूप, रंग को बताना है तो आपने क्या करना है, एक सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। वो क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव। यहाँ पर कोई वर्ब एक्टिविटी को बताता हुआ नहीं होता। यहाँ पे जब वर्ब की बात कर रहे हैं ना, तो हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम गुण, दोष को बताएंगे तो वर्तमान काल में बताएंगे। तो यहाँ पर जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो हम इज, एम, आर की बात कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से इज या एम या आर की बात कर रहे हैं। अगर कोई पास्ट रेफरेंस की बात हो तो हम was या were यूज करेंगे। फ्यूचर रेफरेंस की बात हो तो हम shall और will का चर्चा करेंगे। यहाँ पर वर्ब का मतलब कोई एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ब इसमें नहीं होता। जब गुण, दोष बताते हैं, माने एडजेक्टिव बताने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें कोई एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ड नहीं होता, कोई मेन वर्ब नहीं होता। वहां मेन वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, was, were, shall, will, इस तरह के यही वर्ड होंगे, यही वर्ब होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आज वाले वीडियो में या इस एडजेक्टिव सूचक वाक्य में जब वर्ड की बात करेंगे तो हम इज, एम, आर की ही बात करेंगे। जब कभी हम वर्ड की बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस में, मतलब एडजेक्टिव सूचक वाक्य में, तो वर्ड का मतलब यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल ये होगा। पास्ट रेफरेंस के लिए वॉज, वेयर, फ्यूचर रेफरेंस के लिए शैल, विल और प्रेजेंट रेफरेंस के लिए इज, एम, आर होगा। कोई इसमें एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ब नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, मतलब जिसके बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है और उसके बाद उसके वर्ब के बाद एडजेक्टिव को रख देना है, मतलब जिस शब्द से उसके गुण या दोष का पता चलेगा। कई बार नाउन भी यूज होता है, मतलब एडजेक्टिव जिसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसके लिए गुण या दोष बताया जा रहा है, उसके बाद एक नाउन का भी प्रयोग होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में ग्रुप गुण बताना है, सब्जेक्ट रहेगा और गुण सूचक एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन कई बार एडजेक्टिव नाउन के साथ भी आता है, मतलब जो गुण जिस नाउन के लिए बताया जा रहा है वो नाउन भी आएगा। अगर ऐसा हुआ तो नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। पहले वाले वीडियोस में मैंने डिस्कस करा है, जब कभी भी आप कोई कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इंग्लिश में आएगा ही आएगा। हिंदी में भले ही उस ए और एन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया हो या ना हो, लेकिन जब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे या उसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखेंगे तो उस कॉमन नाउन से पहले ए और एन आएगा ही आएगा। ये रूल है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। तो यहाँ भी जब एडजेक्टिव सूचक सेंटेंस होगा तो उसमें भी नाउन आएगा। अगर आएगा तो आपको उस नाउन से पहले ए और एन लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर एडजेक्टिव आ गया नाउन से पहले तो आपको ए और एन एडजेक्टिव से पहले लगाना है, ना कि नाउन से पहले। ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं। जनरली जब एडजेक्टिव सूचक होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, राइट। लेकिन अगर इसमें नाउन का भी प्रयोग हुआ तो स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव के बाद नाउन। लेकिन क्योंकि नाउन मतलब कॉमन नाउन की बात कर रहा हूं, जब यहाँ पे नाउन आएगा, मतलब कॉमन नाउन आएगा, तो उसके लिए ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ए और एन का प्रयोग आप एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, मतलब ठीक नाउन से पहले नहीं करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नाउन के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आ रहा है वो एडजेक्टिव से भी पहले लगा देंगे। ध्यान देना है, ना कॉमन नाउन से पहले ए और एन नहीं लगेगा। अगर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले लगेगा, मतलब जो ए और एन लगना है ना वो इस नाउन से पहले ना लग के एडजेक्टिव से पहले लगेगा, और एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। अब अगर ए और एन लगाते तो अब नाउन के हिसाब से लगाते नहीं, जनरली जानते कि वोवल साउंड से स्टार्ट होता तो एन लगाते।
अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता तो ए लगाते। तो अब क्वेश्चन है ए और एन, चूंकि हम नाउन से पहले नहीं लगा रहे, ए लगाया या एन लगाया, इसका डिसीजन कैसे करेंगे? तो इसका डिसीजन आप एडजेक्टिव के हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपने एडजेक्टिव से पहले ए और एन लगाया ना, तो एडजेक्टिव अगर वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो आप एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो ए लगाएंगे। जैसे अब जरा गौर करेंगे यहाँ पे आई, आई क्या है? कॉमन नाउन है, आंख को हिंदी में आई। आई से पहले एन लगेगा, क्यों? क्योंकि ई से स्टार्ट है आई, वोवल साउंड है। दूसरी तरह देखिए, आई से पहले अगर ब्यूटीफुल वर्ड लगा दिया तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब से साउंड हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यही ए और एन आई के लिए आया, लेकिन जब आई से पहले ब्यूटीफुल आ गया तो ए और एन के जगह पे ए का चुनाव हुआ। क्यों? क्योंकि ए ब्यूटीफुल के हिसाब से आया है, मतलब ब्यूटीफुल के हिसाब से जो साउंड प्रोनाउंस हुआ है उसके हिसाब से आया है। ठीक उसी तरह अ पर्सन, पर्सन से पहले क्या आया, लेकिन पर्सन से पहले अगर एडजेक्टिव इंटेलिजेंट हो गया तो यहाँ पर एन आ गया। ये एन इंटेलिजेंट के हिसाब से हुआ है, इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट, इन साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये वास्तव में वोवल साउंड है, इसलिए उससे पहले एन लगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर नाउन नहीं आ रहा, बस आपने एडजेक्टिव बताना है, आपने कोई गुण या अवस्था या दोष बताना है, डायरेक्टली सब्जेक्ट इजएमआर मतलब वर्ब, प्रेजेंट है तो इजएमआर, सब्जेक्ट वर्ब, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव रख दीजिए। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है तो आपको नाउन के लिए ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप नाउन से पहले ना करके, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आया है उससे पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा। ए और एन का चुनाव कैसे करें? तो ये आप एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से करेंगे, ना कि नाउन के हिसाब से। अगर एडजेक्टिव नहीं रहता तो ए और एन आप नाउन के हिसाब से करते हैं, लेकिन चूंकि एडजेक्टिव से पहले लिख रहे हैं तो आपको ए एन का चुनाव एडजेक्टिव के वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है उसके आधार पे आप लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर पृथ्वी गोल है, सिंपल है, पृथ्वी गोल है। द अर्थ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे पृथ्वी ना, द अर्थ, वर्ब, वर्ब क्या लगना है? द अर्थ के साथ इज लगेगा, द अर्थ इज, उसके बाद एडजेक्टिव राउंड, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, सिंपल। सब्जेक्ट इज एमआर, अब अर्थ के साथ इज लगना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडजेक्टिव, वेरी सिंपल है ना। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। अब की तरह वह लंबी है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? कौन लंबी है? वह, तो यहाँ पे हो गया शी, वर्ब लगना है तो इज, एडजेक्टिव टॉल, वह लंबी है, शी इज टॉल। लेकिन यहीं पे रहता वह लंबी लड़की है तो क्या हो जाता? शी इज अ टॉल गर्ल। आ रहा हूं मैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब जैसे यह चौड़ी सड़क है, देखिए गौर करेंगे, थोड़ी देर के लिए सड़क को हटा दीजिए, यह चौड़ी सड़क है, या पहले समझते हैं यह सड़क है तो क्या होगा? दिस इज अ रोड। सिंपल, हमने इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियोस में आप जाके देखिए, जहां जब भी किसी चीज का अगर इंट्रोडक्शन यूज करना पड़ता है तो आप दिस से स्टार्ट करते हैं। तो यह सड़क है तो दिस इज अ रोड, सिंपल। अब क्या है, इसमें आपको विशेषण जोड़ना है, चौड़ी, तो वाइड जोड़ना है। तो यह कैसी सड़क है? तो चौड़ी सड़क है, तो दिस इज, वर्क करेंगे यहाँ पे, दिस इज अ वाइड रोड। रोड से पहले आना चाहिए, जब था यह सड़क है तो क्या था? दिस इज अ रोड। जब हम कह रहे हैं यह एक चौड़ी सड़क है या यह चौड़ी सड़क है तो कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं यह चौड़ी सड़क है तो हम क्या कह रहे हैं? सड़क से पहले चौड़ी मतलब वाइड लगेगा, तो ए को वाइड से ही पहले लगा देंगे। जैसे रोड से पहले वाइड, वाइड से पहले ए वाइड के हिसाब से चुनाव किया तो क्या होगा? यह चौड़ी सड़क है, दिस इज अ वाइड रोड। यह नदी गहरी है। अब यहां पर गौर करेंगे, यह नदी गहरी है, यह नदी, तो यह नदी के लिए आप दिस इज अ रिवर नहीं लिखेंगे। अगर परिचय दिया होता कि यह नदी है तो आप क्या लिखते? दिस इज अ रिवर। इस पर वीडियो बन चुकी है। यह नदी है तो क्या लिखते? दिस इज अ रिवर। बट मैं क्या कह रहा हूं? यह नदी गहरी है, यह नदी, यहां पर सब्जेक्ट दिस रिवर हो गया, यह नदी गहरी है तो यह नदी सब्जेक्ट हो गया, तो दिस रिवर इज वाइड। अब इससे पहले हमारा सेंटेंस क्या था? यह चौड़ी सड़क है। इस आधार पे अगर आप इसी सेंटेंस को, यह नदी गहरी को बनाते तो पहले क्या बनाते? यह गहरी नदी है। फर्क देखेंगे, यह क्या लिखा है? यह नदी गहरी है। तो मैं अब कह रहा हूं यह गहरी नदी है, तो कैसे बनाते? यह गहरी नदी है, तो आप जैसे यह नदी है तो दिस इज अ रिवर। बट कैसी नदी है? गहरी नदी है।
तो दिस इज अ वाइड रिवर, बट यहाँ पर क्या है, गौर करेंगे, यह नदी गहरी है, फर्क है ना, उसमें था दिस इज अ वाइड रिवर। आप जो करेक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश की सीरीज में इंट्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं उस वाली वीडियोस में जाकर देखें तो क्लियर होगा। अभी यहाँ पे क्या फर्क है, यह नदी गहरी है, दिस रिवर इज वाइड, है ना, दिस रिवर इज वाइड, यहाँ पर दिस रिवर सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पर इज है और एडजेक्टिव है वाइड। अब जैसे मेरी गाड़ी लाल है, मेरी गाड़ी लाल है, इसे मिलता जुलता क्या है, मेरी लाल गाड़ी है या मेरी गाड़ी लाल है। तो मेरी गाड़ी, माई कार इज रेड, है ना, मेरी गाड़ी लाल है, माई कार इज रेड। अब यही रहता, यह लाल गाड़ी है, यह लाल गाड़ी है, तो जरा सोचिए, तो इंट्रोडक्शन जैसा ही है ना, यह लाल गाड़ी है, लाल को हटा देते थोड़ी देर के लिए, तो यह गाड़ी है, दिस इज ए कार, बट कैसी गाड़ी है, लाल गाड़ी है, तो उसके लिए अब रेड यूज करना पड़ेगा, तो दिस इज अ रेड कार। गौर करेंगे यहाँ पे जो है ना, यह लाल गाड़ी है, दिस इज अ रेड कार, यहाँ पे अ रेड के हिसाब से आया है, ना कि कार के हिसाब से, कार से पहले अगर आ आता तो कार के हिसाब से होता। अब है सरोज सुंदर है, सरोज इज ब्यूटीफुल, सरोज इज ब्यूटीफुल। अब यहीं पर रहता सरोज सुंदर लड़की है, अब देखिए नाउन यूज हो गया ना, सुंदर के साथ लड़की वर्ड भी यूज हो गया, तो सरोज सुंदर है, सरोज इज ब्यूटीफुल, बट सरोज सुंदर लड़की है। अब जरा सोचिए, सुंदर को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, क्या होगा, सुंदर को हटा देंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा, सरोज एक लड़की है या सरोज लड़की है, तो सरोज इज द गर्ल, लेकिन सरोज सुंदर लड़की है तो गर्ल से पहले सुंदर लगाना है, तो ब्यूटीफुल को सुंदर से मतलब गर्ल से पहले लगाना है, उसके हिसाब से आपको ये लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सरोज इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने उदाहरण से प्रेजेंट रेफरेंस के लिए लिया है ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, अगर प्रेजेंट का समझ में आ गया ना तो फ्यूचर का भी समझ में आ जाएगा, पास्ट का भी समझ में आएगा। लेकिन गुण दोष जनरली प्रेजेंट, एडजेक्टिव को प्रेजेंट सामने में कोई है उसके लिए बता रहे हैं तो प्रेजेंट सेंस में होगा, इसलिए प्रेजेंट को चुनाव किया। बट कोई पास्ट टेंस में भी जैसे कोई नरेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसी का पास्ट रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, तो वैसे में हम इज मार के जगह वाज भी लगा सकते हैं, फ्यूचर को अगर इंडिकेट करना तो शैल भी लगाएंगे, ये धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी आप प्रेजेंट रेफरेंस पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब देखेंगे इन सारे सेंटेंसेस में कहीं ताहे नहीं लगा था, पृथ्वी गोल है ताहे नहीं लगा है, वह लंबी है ताहे नहीं लगा है, इस तरह के सेंटेंसेस में कभी भी इस वाले पार्ट में कहीं भी ताहे नहीं लगा हुआ है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जब कभी भी किसी व्यक्ति का कोई निहित गुण होता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे गुण को जब बताएंगे ना तो आपको जनरली ताहे लगा रहता है, तीहे लगा रहता है, उस व्यक्ति के, उस वस्तु या व्यक्ति के हिसाब से उसके जो अंदर का निहित गुण है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके वर्ड के लास्ट में ताहे, मतलब सेंटेंस के लास्ट में वर्ड। कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के निहित गुण को बताना पड़ता है, निहित मतलब इनहेरेंट, जो उसके अंदर है। अब ये सभी गुण तो उसके अंदर है, लेकिन यहाँ पर ना ताहे नहीं लगाए। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गुण सूचक सेंटेंसेस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में ताहे लगा रहता है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ताहे लगा हुआ है तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से पढ़ा था, आप चाहें तो टेंस की सीरीज को देखें, हम सिंपल प्रेजेंट की बात अभी चर्चा करें क्या, कि ताहे तो सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगा रहता है, तो क्या ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है? ध्यान रखेंगे, ताहे भले ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगा रहता है तो आप उसके लिए कोई मेन वर्ब का चुनाव ना कर लें, वो भी इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही होगा। जैसे मैं कहता हूँ चीनी मीठी होती है, अभी देखो होती है, अब इसको कोई टेंस के हिसाब से बनाएगा तो क्या बनाएगा, शुगर सीम्स स्वीट, नहीं गलत हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो चीनी मीठी होती है, चीनी के अंदर जिसका गुण है मिठास निहित है ना, ये समझाना है, इनहेरेंट क्वालिटी है, या चीनी का सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही है, चीनी मीठी होती है। तो जब कभी भी आपको इनहेरेंट क्वालिटी या उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी को बताना है और तो गुण सूचक सेंटेंस ही रहेगा, तो ऐसे में आप कोई मेन वर्ब का यूज ना करें, वर्ब यहाँ पर वही इज एम आर ही रहेगा, जनरली एम तो नहीं रहेगा क्योंकि आई के साथ एम लगता है, कोई वस्तु रहेगा तो उसके साथ आपको इज एम आर के सेंस में यूज करना पड़ेगा, मतलब वर्ब के लिए इज या फिर आर का प्रयोग करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर है चीनी मीठी होती है, तो चीनी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, चीनी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इज लगाना है, तो चीनी मतलब शुगर, शुगर इज, उसके बाद एडजेक्टिव मतलब मीठा, तो स्वीट, शुगर इज स्वीट। अब यहाँ पर ना शुगर सीम्स स्वीट बिल्कुल ना बनाए, गलत हो जाएगा, तो
शुगर चीनी मीठी होती है, या शुगर या चीनी मीठी है, क्या बोलेंगे? चीनी मीठी होती है, इनहेरेंट क्वालिटी को बताते हुए इसको ऐसे ही बना सकते हैं, चीनी मीठा होता है या चीनी मीठी होती है। तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे? शुगर इज स्वीट। कोई मेन वर्ड की जरूरत इसमें नहीं है, यहाँ पर इज एम आर इस तरह के सेंटेंस में वही वर्ड काम करता है। अब जैसे दूध उजला होता है, अब यहाँ भी होता है, ताहे लगा हुआ है, तो आप ऐसा ना समझ ले कि मिल्क सिम्स स्वीट, नहीं, मेन वर्ड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वर्ब कौन है? इज आर के तौर पे इस्तेमाल होगा, मिल्क है तो इज लगेगा। दूध उजला होता है, सिंपल, मिल्क इज व्हाइट। सब्जेक्ट मिल्क इज, उसके बाद गुण बता देना है, व्हाइट। दूसरा है लोहा सख्त होता है, लोहा सख्त होता है, लोहा मतलब आयरन, आयरन इज हार्ड, सिंपल है ना। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, आयरन इज हार्ड। वेलवेट मुलायम होता है, तो वेलवेट इज सॉफ्ट, ऐसा ना बनाए वेलवेट सिम्स सॉफ्ट, गलत हो जाएगा। वेलवेट मुलायम होता है, सिंपल, वेलवेट इज सॉफ्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी का गर्भ गर्म रहता है, गर्म मतलब इसको हम यहाँ पे कोर वर्ड यूज कर रहे हैं, कोर ऑफ द अर्थ इज हॉट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पृथ्वी का गर्भ, तो क्या होगा? द कोर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ये द है, द कोर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ से पहले द लगा, ये जब टर्मिनल आर्टिकल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अर्थ को हमने कैपिटल पे लिखा, क्यों लिखा? ये सब चीजें अलग अलग वीडियोस में आएंगे, एक साथ बहुत सारी चीजों को बताने से कंफ्यूजन हो जाता है। अभी बस इतना देखिए कि पृथ्वी का गर्भ का इंग्लिश में लिखेंगे तो कोर ऑफ द अर्थ, उसके बाद वर्ब लिखना है इज, उसके बाद हॉट, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गर्भ गर्म रहता है, कोर ऑफ द अर्थ इज हॉट। वेरी सिंपल। जब कभी भी सेंटेंस में आपको गुण, दोष, रूप, रंग या उम्र बताना हो तो ये सब सारे एडजेक्टिव सूचक सेंटेंसेस होते हैं। इसको बताने के लिए वेरी सिंपल है, सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद उसके हिसाब से इज एम आर लगाइए, और उसके बाद फिर आप एडजेक्टिव लगा दीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, एम तो लगेगा नहीं कि जब विषय वस्तु के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर आई लगाएंगे तो एम तो लगेगा ना। तो यहाँ पर वर्ब ना इज एम आर होगा प्रेजेंट सेंस के लिए, पास्ट सेंस के लिए वॉज वेयर होगा, फ्यूचर सेंस के लिए शैल होगा। अच्छा, वर्ब के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव लगा दीजिए, जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद आप एडजेक्टिव लगा दीजिए। लेकिन अगर नाउन भी इस्तेमाल हो रहा है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाएंगे, मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा। अब यदि कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं तो आपको ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन नाउन से ठीक पहले ए एन का प्रयोग, मतलब एडजेक्टिव नहीं आया तो नाउन से पहले लगाएंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव आ गया तो, अगर एडजेक्टिव आ गया तो आपको ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करना पड़ेगा। और ए लगाएं या एन लगाएं, इसका चुनाव आप एडजेक्टिव के हिसाब से करेंगे, ना कि नाउन के हिसाब से। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? इजी है, सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। दोबारा देखिए, अगर समझ में आया तो दोबारा देखिए, आप उसको समझ लीजिए, कुछ एग्जांपल सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सोचिए क्या एग्जांपल हो सकता है, फिर उसको बनाइए। अगर आइडिया नहीं लग रहा है कौन सा सेंटेंस एग्जांपल होगा, तो ये जो ब्लू में लिखे हैं इन्हीं को ले लीजिए, है ना, और उसको उसके बाद उसको कॉपी में नोट डाउन करने के बाद उसको थोड़ी इंग्लिश में लिखिए, मैच कीजिए। अगर सेम हो गया तो इसका मतलब आपको आ गया। बस ऐसे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा।